दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। तो दो वेक्टर हमारे पास a और b हैं, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। इनके लंबवत, दोनों के लंबवत, वेक्टर a के लंबवत वेक्टर a की दिशा इस तरह से आप देखिएगा और वेक्टर b की दिशा ये है। a के लंबवत और b के भी लंबवत, दोनों के लंबवत जो वेक्टर होगा उसको a क्रॉस b कहते हैं। वो वेक्टर ऊपर भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है, इसीलिए ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस, इसलिए a क्रॉस b का प्लस या माइनस दोनों रूप लिखा जाता है, प्लस माइनस a क्रॉस b। प्लस यानी ऊपर की तरफ, माइनस यानी नीचे की तरफ। a क्रॉस b का मतलब यही होता है कि दोनों के लंबवत जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम a क्रॉस b कहते हैं और उसके मॉडुलस से, इसी a क्रॉस b के मॉडुलस से भाग दे दिया जाता है। यानी a और b का क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b दोनों के लंबवत एक वेक्टर होता है और उसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है? दो सदिशों a और b का लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए सवाल के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सदिशों इतना और इतना, इसको हमने मान लिया वेक्टर a और ये है वेक्टर b। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। दोनों के लंबवत जो वेक्टर होगा वो a क्रॉस b कहलाएगा और ये दोनों के लंबवत है। इसी का यूनिट वेक्टर, इसी का इकाई सदिश, इसी का इकाई सदिश n कैप कहलाएगा, जो कि होगा a क्रॉस b बाई मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, यही फार्मूला आपको अभी मैंने बताया। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? a क्रॉस b निकालना होगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे क्योंकि हमें लंबवत इकाई सदिश निकालना है। यही है लंबवत इकाई सदिश। ये a और b दोनों के लंबवत है और इकाई सदिश है, इसलिए लंबवत इकाई सदिश कहते हैं। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें सारणी बनाना होगा i j k और यहां पर a पहले लिखा है तो a के गुणांक यानी 1 1 1, b बाद में लिखा है तो इसके गुणांक 2 3 -1। हल करेंगे इसको, i का गुणांक क्या बनेगा? तो -1 -3, माइनस j का गुणांक क्या बनेगा? तो -1 -2, प्लस k का गुणांक, तो k का गुणांक बनेगा 3 -2 और ये हो जाएगा -4i प्लस 3j और यहां पर हो जाएगा k। ये हो गया a क्रॉस b। तो n कैप क्या होगा? n कैप बराबर होगा a क्रॉस b यानी -4i प्लस 3j प्लस k अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 1, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी 1 है, k का गुणांक 1 है तो k का गुणांक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 26। यानी हमें लंबवत इकाई सदिश मिल गया -4i 3j प्लस k अपॉन अंडर रूट 26। यही होगा लंबवत इकाई सदिश। दोस्तों आज हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को तब ज्ञात करना जब हमें उसके दोनों विकर्ण दिए गए हों, वो भी वेक्टर के रूप में। तो आइए देखते हैं, यदि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसके दो विकर्ण AC और BD इस तरह से आपको दिए गए हैं, BD को वेक्टर B बोला जा रहा है और AC को वेक्टर A बोला जा रहा है और इनका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, शर्त क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो डायगोनल्स होने पर, यानी दोनों डायगोनल्स दिए गए हों वेक्टर के रूप में, तो कैसे निकाला जाए? तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। यानी आप a क्रॉस b निकालोगे, दोनों विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका मॉड निकालोगे और उसका आधा करने पर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। आइए एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक सवाल है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दोनों विकर्ण, जिसके विकर्ण इस तरह से दिए गए हैं। तो मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है और इसके दो विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। दोनों विकर्ण क्रमशः a और b नाम से जाने जाएंगे। ये मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इसका क्षेत्रफल होगा मॉड ऑफ a क्रॉस b का आधा। तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें a क्रॉस b निकालना होता है। मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? तो i j k पहले लिखा जाएगा
पहले a है तो a के गुणांक 3 1 माइनस 2, फिर बाद में b लिखा है तो b के गुणांक 1 माइनस 3 4 यहां लिखेंगे। इसको हल करेंगे, जैसे सारणिक को हल करते हैं वैसे ही हल किया जाएगा। 4 माइनस 6 माइनस j का गुणांक, और यहां पर बनेगा 12 प्लस 2 प्लस k का गुणांक, और यहां पर बनेगा माइनस 9 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2i, और यहां पर हो जाएगा माइनस 14j और माइनस 10k। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर, या कहें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये सिर्फ और सिर्फ a क्रॉस b है, तो 1/2 मॉड का मतलब हो गया कि अंडर रूट के अंदर इनके गुणांकों का वर्ग करना है। माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 14 का स्क्वायर 196, और 10 का स्क्वायर 100। फिर इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 10√3 का हाफ, तो ये हो जाएगा 5√3। यही होगा इसका आंसर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए वेक्टर फॉर्म में, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म। देखिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाली दो भुजाएं, उनको आसन्न भुजा कहते हैं। दो आसन्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B के रूप में यदि दी गई हो, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस B, और उस क्रॉस प्रोडक्ट का फिर मॉड निकालेंगे, वही मॉड एरिया होगा। तो आइए एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। सवाल है, यदि सदिश दो वेक्टर दिए गए हैं, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इसके दो आसन्न भुजाएं वेक्टर के रूप में दी गई हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। मान लीजिए कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, और A क्रॉस B क्या होगा? तो I J K, और यहां पर A के गुणांक पहले लिखे जाएंगे 1 2 3, क्योंकि A पहले लिखा गया इसलिए A के गुणांक यहां, फिर B के गुणांक लिखे जाएंगे -3 -2 1। इसको हल किया जाएगा, और I का गुणांक यहां बनेगा 2 + 6 माइनस J का गुणांक बनेगा 1 + 9, और प्लस K का गुणांक बनेगा -2 + 6। ये हो जाएगा 8I -10J, और ये +4K। अब ये A क्रॉस B निकल चुका है। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होगा मॉड ऑफ A क्रॉस B। मॉड ऑफ A क्रॉस B का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे इन सब का। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ हो जाएगा 100, 4 का स्क्वायर 16। इसको हल करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6√5। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए जब वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो, यानी त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज के शीर्ष वेक्टर के रूप में हमें बताए गए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं, यानी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो भुजाओं के वेक्टर रूप दिए गए हों। जैसे वेक्टर A और वेक्टर B यहां पर लिखे गए हैं। वेक्टर AC वेक्टर AB की जगह पर वेक्टर A और वेक्टर B लिखा हुआ है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मॉड निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B, जहां A और B क्या है? त्रिभुज के दो आसन्न भुजाएं हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं सवाल के माध्यम से। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है OAB, और त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं OA और OB आपको वेक्टर के रूप में दी गई हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सवाल एक बार पढ़ सकते हैं। निम्नांकित चित्रों में OA और OB इतना हो तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम OA क्रॉस OB निकालना। OA क्रॉस OB निकालोगे आप। OA क्रॉस OB का मतलब हो गया यहाँ I J K, और
ओ ए के जो गुणांक हैं 3 2 -1, ओ बी के गुणांक हैं 1 3 1, आई जे के गुणांकों को यहां लिखा जाता है। इसको हल करते हैं तो यहां पर आई का गुणांक बनेगा 2 + 3 -j 3 + 1 और प्लस के 9 - 2, ये हो जाएगा 5i - 4j और प्लस 7k। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ये तो हो गया ओ ए क्रॉस ओ बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये होगा ओ ए क्रॉस ओ बी जो हमने निकाला उसका मॉड का आधा, यानी मॉड क्या होगा, तो आधा तो 1/2 लिखा ही जाएगा, और मॉड का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर इन सब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 25 16 एंड 49। तो ये हो जाएगा 3√10/2, यही होगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि चतुष्फलक का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी जिसमें 4 फलक हों, 4 सतह हों, ऐसे सतह को चतुष्फलक कहते हैं। यदि हमें चारों शीर्षों के, चतुष्फलक के चारों शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी और डी, इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 करके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, या फिर इनको वेक्टर के रूप में लिखा गया हो, ऐसे A1I A2J A3K, इन शीर्षों को इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही B और C के लिए भी B1I B2J B3K C1I C2J C3K D1I D2J D3K के रूप में इन शीर्षों को लिखा हुआ दिया जा सकता है। और आपसे पूछेगा कि इसका आयतन बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने का तरीका होता है कि V बराबर, यानी आयतन बराबर 1/6 मॉड के अंदर AB डॉट AC क्रॉस AD, यहाँ AB AC और AD वेक्टर हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 अदिश त्रिगुणन किसका, AB AC और AD तीनों वेक्टर्स का अदिश त्रिगुणन। कहोगे AB AC AD क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए A है, B है, C है, D है, चारों शीर्ष हैं, तो आपको AB निकालना है, फिर आपको AC निकालना है और आपको AD निकालना है। ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको दिया क्या गया है, शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं एक सवाल करके। सवाल है उस चतुष्फलक का आयतन यानी टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम ज्ञात करो जिसके शीर्ष इस तरह से शीर्ष लिखे गए हैं। इन शीर्षों को आप ऐसे भी लिख सकते हो -1, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 1 1, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1 -1 1 1 1 -1, यानी जो गुणांक है उन्हीं को हम निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 होता है, जिसको आप 0I 0J 0K के रूप में भी लिख सकते हैं। सवाल होता है कि आयतन निकालते वक्त हमें किसके, A के सापेक्ष या B के सापेक्ष या O के सापेक्ष, किसके सापेक्ष या C के सापेक्ष आयतन निकालना है। तो आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाल सकते हो। जैसे मैं O के सापेक्ष निकालने जा रहा हूं, तो हम लिखेंगे O के सापेक्ष, O के सापेक्ष आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाल सकते हो। आप जिस बिंदु के सापेक्ष निकालोगे वहीं से उस अन्य बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो O के सापेक्ष आयतन, तो इसके लिए सूत्र ऐसे लिखा जाएगा 1/6 OA OB और OC, इन तीनों वेक्टर्स का अदिश त्रिगुणन। जैसे यहां पर था तो A के सापेक्ष निकाला गया है, AB AC AD, देखो यहां सबके सामने A लिखा हुआ है, यानी A के सापेक्ष निकाला गया है और हम निकाल रहे हैं O के सापेक्ष। आप किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हो, उसी हिसाब से आप यहां लिखोगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका अदिश त्रिगुणन निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, OA OB OC। तो सबसे पहले OA हो जाएगा -1 -0 यानी -I, और फिर J और K। ऐसे यहां OB के लिए I -J + K, क्योंकि आप घटाओगे B में से O के वेक्टर्स को घटाओगे, तो यही हो जाएगा OB। ये है OA, और ऐसे ही OC निकालना है तो I + J - K हो जाएगा OC। और यहां पर इन गुणांकों को लिखना होता है। तो OA के जो गुणांक है -1 1 1, और OB के गुणांक हैं 1 -1 1, OC के गुणांक हैं -1, OC के गुणांक है 1 1
-1। इसको हल करेंगे तो 1/6 -1 का गुणांक क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस -1, तो 1 -1 फिर -1, जैसे सारणिक को हल करते हैं -1 -1 +1 +1 +1 और 1 +1, तो ये बन गया 1/6 0 +2 और यहाँ पे +2 यानी 4/6 या कहें 2/3। तो यही होगा इसका आयतन।